हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 45। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है, वर्णन करें। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018, 2005, 2013, 2017 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। अम्लीय वर्षा, वर्षा का जल जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण अम्लीय होकर बरसात हो तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर देखिए कि जब वर्षा का जल वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण अम्लीय हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन प्रक्रियाओं से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जब मिलकर वायुमंडल में आती हैं तो वहाँ वह जल वाष्प से मिलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। यह गैसें परंपरागत ईंधन की दहन के फलस्वरूप तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं से भी निकलकर वायुमंडल में जाकर मिलते हैं और वर्षा के साथ यह अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, आज बात करें हम, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की वजह से उद्योग धंधों का विकास हो रहा है और साथ ही मोटर वाहनों का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे निकलने वाले जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं धुआं या फिर कारखानों से जहरीली गैस से जो भी, तो ये सारे आपके वायुमंडल में जाकर वायुमंडल में जो भी जलवाष्प हैं उनके साथ मिलकर क्रिया करते हैं और एक तरह से ये क्रिया के फल स्वरूप कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और यह गैसें परंपरागत ईंधन की दहन से जैसे के फलस्वरूप और वाहनों से निकलने वाले धुओं से भी निकलकर वायुमंडल में जाकर मिलते हैं और वर्षा के साथ यह अम्ल पानी के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा की समस्या इस समय प्रकाश में आई जब 1972 में लंदन के मैनचेस्टर नगर के कुछ लोग वर्षा के पानी में भीग रहे थे। उसी समय रॉबर्ट एंगस स्मिथ को वर्षा के जल में एसिड अर्थात तेजाब की स्थिति का एहसास हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर 1972 में ही लंदन में इस चीज़ का आभास रॉबर्ट एंगस स्मिथ को हो गया था और उन्होंने ये आभास किया कि ये एक एसिड है। एसिड कहाँ से बना? जो अलग अलग गैसों और रसायनों से अपक्रिया करके जलवाष्प पानी के रूप में नीचे आए और उन्होंने वर्षा से प्राप्त जल का विधिवत परीक्षण किया और उनके अम्लीय होने की बात बताई। और ये इस तरह से पता चला जब उन्होंने उसका परीक्षण किया। उन्होंने वर्षा से प्राप्त जल का विधिवत परीक्षण किया और बताया कि जीवाश्म ईंधन की दहन से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वृष्टि की स्थिति उत्पन्न हुई है। और उन्होंने ये क्लियर किया लोगों के बीच कि एक तरह से जो भी अम्लीय वर्षा हुई है वो किस वजह से हुई है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और नाइट्रोजन वैज्ञानिक परीक्षणों से भी ये बात प्रकाश में आई कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों कारखानों के जलते ईंधन के कारण निकलने वाले धुएं के रूप में अर्थात सूक्ष्म कणों के रूप में वायु में और मेघों में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें SO2 और NO2 दोनों ही कारखानों के जलते ईंधन के कारण निकलने वाले जो धुएं हैं उनसे सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं और रासायनिक क्रिया के कारण ये सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये अम्ल वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर बरसते हैं तो ऐसी वर्षा को ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात, जब कारखानों से निकलने वाले धुएं और वाहनों से निकलने वाले धुएं वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वहाँ जल वाष्प के साथ क्रिया करके जब वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे आते हैं तो वो अम्लीय वर्षा कहलाते हैं।
अम्लीय वर्षा से जमीन की मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है और पीएच मान में कमी होने के कारण मिट्टी के उपजाऊपन में इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये जो वर्षा होती है इससे जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है उसका जो पीएच मान है वो घट जाता है, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इससे बड़े बड़े भवन इमारतों को क्षय होने लगता है, जंगल नष्ट हो जाते हैं, पानी दूषित हो जाता है तथा उगने वाले अनाज भी दूषित हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इस वर्षा के कारण बड़े बड़े भवन इमारत, खासकर अगर हम बात करें आगरा ताजमहल की, तो ताजमहल भी अम्लीय वर्षा के कारण ही प्रभावित हो रहा है और साथ ही जंगल भी नष्ट हो जाते हैं अम्लीय वर्षा की वजह से और पानी दूषित हो जाता है और उगने वाले अनाज भी दूषित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों का ही परिणाम है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयां बिजली घरों वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें लगातार वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं। वायुमंडल में मिलकर इन गैसों का अम्लीकरण हो जाता है और यह अम्ल वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी के जैवमंडल को क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों जैवमंडल को क्षति पहुंचाने का कार्य ये अम्लीय वर्षा कर रही हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के अम्लीय वर्षा में होते हैं। कितने तरह के अम्ल होते हैं अम्लीय वर्षा में? 3 प्रकार के। नंबर 1 है सल्फर डाइऑक्साइड से गंधक का तेजाब, नाइट्रोजन ऑक्साइड से सोरे का तेजाब और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह की 3 तरह की अम्लीय वर्षा होती है। जहाँ पर जिसकी मात्रा अधिक होगी उस तरह की अम्लीय वर्षा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन है। तो जो जीवाश्म ईंधन एक तरह से हम कह सकते हैं कोयला, इसकी वजह से जो जलने की वजह से जो गैस निकलती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का अधिक भाग स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन तथा कारखानों उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं। तो यहाँ पर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने का कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयले का जलना, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का अधिक भाग स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन से और कारखानों में उद्योगों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं से होता है। अम्लीय वर्षा से हानि क्या होती है? अम्लीय वर्षा से वन संसाधनों, प्राणियों के स्वास्थ्य, मिट्टी की उत्पादकता आदि को हानि हो रही है। इससे होने वाली हानियों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्रकट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वनस्पति की हानि। नंबर 1 है वनस्पतियों की हानि है। तो अम्लीय वर्षा से जलीय और थलीय दोनों प्रकार की वनस्पतियों को हानि पहुंचता है। दोस्तों जो वनस्पतियां जल में हैं और जो वनस्पतियां थल यानी कि पृथ्वी पर हैं, दोनों ही वनस्पतियों को अम्लीय वर्षा की वजह से हानि होती है। अम्लीय वर्षा से पेड़ों की पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियों के रंग उड़ जाते हैं, ऊपरी सिरे नष्ट होने लगते हैं, उनके नुकीले हिस्से जलकर टेढ़े हो जाते हैं। जो पत्तियों के नुकीले हिस्से होते हैं वो जलकर टेढ़े और तने कमजोर हो जाते हैं, जिससे पेड़ जल्दी गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो एक तरह से हम कहते हैं ना अम्ल क्या है? एक तेजाब है। तो तेजाब जब भी किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो उसके कलर को या तो डैमेज करता है या फिर उसके अस्तित्व को ही डैमेज करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेड़ की, तो पेड़ में उसकी जड़ को भी कमज़ोर कर रहा है और साथ ही उसकी पत्तियों का कलर भी उड़ा रहा है और उसके जो नुकीले हिस्से होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का सीधा प्रभाव मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर पड़ता है। मिट्टी में विद्यमान अघुलनशील एल्यूमिनियम अम्लीय वर्षा से घुलनशील बन जाता है, जिससे मिट्टी की रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें मिट्टी को किस तरह से अम्लीय वर्षा प्रभावित कर रही है। इससे वृक्षों की शक्ति कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा से जो फसलों के लिए आवश्यक जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक जीव हैं, चूँकि अगर हम बात करें तो हर तरह से जीव जंतु होते हैं, कुछ जीव लाभकारी होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लाभकारी जीवों की बात करें तो वो जो लाभकारी जीव हैं हमारी फसलों के लिए वो नष्ट हो जाते हैं अम्लीय वर्षा की वजह से। अब हम देखें भवनों में इमारतों की हानि होती है। अम्लीय वर्षा का जल भवनों में इमारतों की हानि केवल प्राणी जगत को ही अम्लीय वर्षा नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि ऐतिहासिक भवनों में इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जब अम्लीय वर्षा का अम्ल भवनों और इमारतों पर गिरता है तो सामान्यतः वह इमारतों की सामग्री से
क्रिया करता है। विश्व के अनेक ऊंचे स्मारक भवन, आलीशान इमारतें इसका शिकार बनती हैं। इसी के प्रभाव के कारण ही विश्व प्रसिद्ध आगरा के ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कितने क्लियर शब्दों में भवनों इमारतों की हानि में आगरा के ताजमहल को भी बताया गया है कि किस तरह से जो बड़ी आलीशान इमारतें हैं, जो एक तरह से हमारी विश्व धरोहर के रूप में भी सम्मिलित की हुई इमारतें हैं, आज उनको भी बचाने का प्रयास निसफल हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तरह से जनसंख्या है। जनसंख्या की वजह से जो कारखाने, मोटर वाहन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरह से सम्मिलित रूप से हमारे जो धरोहर हैं उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। इस प्रकार विश्व की अनेक ऐतिहासिक धरोहर को प्रभावित हो रही हैं। इसका स्थायी समाधान न होने के कारण यह चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज जनसंख्या की वजह से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो आवश्यकता भी अधिक होगी। आवश्यकता अधिक होने की वजह से ही फैक्ट्रियों की भी अधिक आवश्यकता है, तो इस वजह से जितनी ही ज़्यादा आवश्यकता है उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां चलेंगी और उनसे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इस तरह की गैसें निकलेंगी जो अम्लीय वर्षा करेंगी। और एक तरह से अम्लीय वर्षा कैसे करेंगी? जलवाष्प के साथ क्रिया करके। और अम्लीय वर्षा की वजह से ये हमारी जो धरोहर है ये प्रभावित हो रही हैं, जिसका अभी भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा। जीव जंतुओं को हानि, अम्लीय वर्षा से अनेक जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। इनसे या तो ये घातक बीमारी के शिकार हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जलाशयों, नदियों, समुद्र पर भी अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। इसमें रहने वाले जीव जंतु या रोगों के ग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अम्लीय वर्षा की वजह से जलीय जीव जंतु भी प्रभावित हैं, जो अगर उस पानी के साथ, उस जल के साथ अगर अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनका जीवन स्तर या तो समाप्त हो जा रहा है या तो फिर जीवन स्तर खतरे में है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित है। मानव स्वास्थ्य को हानि देखते हैं। पर्यावरण में उपस्थित किसी भी गैस का आवश्यकता से अधिक होना हानिकारक ही होता है। अम्लीय वर्षा के कारण वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें अधिक मात्रा में मिल जाती हैं, जो घातक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। इन्हीं गैसों के कारण मानव में फेफड़ों के रोग, त्वचा के रोग, अस्थमा, आंखों के रोग आदि होते हैं। यह गैसें मनुष्य को केवल शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करती, अपितु मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर भी हानि पहुंचाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, इन गैसों की वजह से केवल अम्लीय वर्षा ही नहीं होती, अपितु इन अम्लीय वर्षा की वजह से तमाम तरह के जो रोग फैलते हैं, उसमें मानव के में फेफड़े के रोग हुए या फिर त्वचा के रोग, जिसमें त्वचा कैंसर भी हो सकते हैं, अस्थमा और आँखों के रोग होते हैं। ये सारे मानव की शारीरिक रूप से तो प्रभावित ही करते हैं, मानसिक रूप से कार्य क्षमता को भी कम करते हैं। अम्लीय वर्षा के रोकथाम के उपाय क्या होने चाहिए? यद्यपि इस समस्या को पूरी तरह से हल तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ उपायों द्वारा इसे कम किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा किसी एक देश की नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक विकट समस्या है। इसी रोकथाम के लिए अनेक संधियां और सम्मेलन समय समय पर होते हैं। इस संदर्भ में सन 1983 में स्वीडन में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में सन 1983 तक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा में 30% तक की कमी लाने का निर्णय किया गया और संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो संधि हुई थी इन देशों के बीच, इस संधि में ये निर्णय लिया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा में 30% तक कमी की जाएगी। और इस ही कमी को लेकर के इस जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी प्रकार की एक और संधि 1985 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बुल्गारिया सोफिया में 1 नवंबर 1998 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए कोयले के उपयोग को कम करने तथा विद्युत ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि लाने पर बल दिया गया और उपयुक्त उपायों के साथ साथ आवश्यक कानून बनाकर ही सम्मेलन और बैठकों द्वारा जागरूकता फैलाकर भी इस देश में
इस दिशा में कुछ हद तक सफलता पाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से आपका अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए जो भी कारगर उपाय थे वो किए गए, और साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर और अलग अलग उपायों के माध्यम से आवश्यक कानून बनाकर भी इस सम्मेलन और बैठकों द्वारा जागरूकता फैलाकर भी इस दिशा में कुछ हद तक सफलता पाई जा सकती है कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, तो लोगों को इस विषय में जागरूक करके और सम्मेलन के द्वारा एक तरह से लोगों को बता करके इसमें जागरूक करना होगा। आगे हम देखते हैं अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उद्योगों में स्क्रबर्स के उपयोग से उत्सर्जित होने वाली SO2 गैस के स्रोत पर ही रोक लगा दिया जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें SO2 गैस जो निकली है उसके उस गैस के स्रोत पर ही रोक लगा दी जाए, तो आपका SO2 गैस स्रोत जब बंद हो जाएगा तो एक तरह से अम्लीय वर्षा नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हानियां हो रही हैं, चाहे वो मानव जनित हो या फिर आपके पर्यावरण से संबंधित हो, वो सारी चीज़ें थोड़ी बंद होंगी। 2 पहिया वाहनों का उपयोग कम किया जाए। कारों में यहाँ पे हम देखें 2 पहिया वाहन कम कर दिए जाएं। ऐसे ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कम किया जाए जिससे SO2 और NO2 का उत्सर्जन अधिक हो। तो दोस्तों यहाँ पर SO2 और NO2 का जहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, ऐसे चीज़ों का उपयोग कम किया जाए। पानी और मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाए जिससे उनकी अम्लीयता कम हो सके। तो जो मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई है अम्लीय वर्षा की वजह से, उसमें चूने का उपयोग किया जाता है जिससे अम्लीयता कम हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुद का भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।